फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 में। 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। जो लोग नहीं देखें तो फटाफट जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक साथ आपको पूरा मिल जाएगा। चैनल पर क्लिक करिए। जो आपको वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे आप देखेंगे चैनल का जो आइकन होगा ओसीसी बाय विपुल सर, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो पहुँच जाएंगे सीधे चैनल के अंदर। और चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाते ही आपको पता चलेगा कि वहाँ पर सारी चीज़ें जितने भी क्लास के बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ बिल्कुल अलग अलग अरेंज करके रखा गया है। तो बिल्कुल आपको आसानी होगी खोजने में और आसानी के साथ आप लोग पढ़ सकेंगे। तीसरे पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, क्योंकि आप लोगों की मांग आ रही थी कि सर सबसे पहले आप थर्मोडायनेमिक्स करवा दीजिए। ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो बिल्कुल हम भी सोचे कि चलो पहले थर्मोडायनेमिक्स से करवा देते हैं। इसके बाद जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स देखा जाए तो बहुत ही लंबा चैप्टर एक है, लेकिन इसको हम आने वाले 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। ये कई वीडियो में कवर करने का मतलब काफ़ी लंबा वीडियो आपका बन जाता है और आप लोग बोर होने लगते हैं। इसलिए हम सोचे हैं कि छोटे छोटे सेगमेंट में हम आपको पढ़ाएंगे, 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे ताकि बिल्कुल आपको बोर ना हो और आपको बिल्कुल आसानी के साथ रट जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त अंदाज में, एक अलग अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स आप लोग इसके पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल ही एकदम आसानी के साथ आप अभी 5 मिनट में ही समझ जाएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स कितना मज़ेदार टॉपिक है और कितनी आसानी के साथ आपको समझ में आता चला जा रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले लोग तीसरे नियम से ही स्टार्ट करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले टॉपिक पर हम लोग चलें, इससे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में, आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। एक बात और क्लियर कर दें इसके पहले है कि अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और वीबीएसपी यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो बिल्कुल आपके सेकेंड ईयर में ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी हो गई या और भी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें थर्ड ईयर में भी पूछा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, थर्ड ईयर में भी थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाता है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा। ये मत सोचिएगा ये तो सेकेंड ईयर का वीडियो है तो थर्ड ईयर में काम नहीं देगा, तो बिल्कुल काम देगा। यही सेम चीज़ थर्ड ईयर में पूछी जाती है, तो थर्ड ईयर वाले भी इसी वीडियो को देख करके अपना काम चला लेंगे। यही बिल्कुल आंसर आपको लिखना होगा, चाहे सेकेंड ईयर में पूछे चाहे थर्ड ईयर में पूछे। कभी कभी फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जिस भी ईयर में आप लोग हैं अपने क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस समय आ चुका होगा, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो को रोक करके, और नोट करने के बाद उसको देख लीजिएगा। इतने ही तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बस इतने ही टाइप से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। आप उठा करके अपना प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा। किसी किसी ईयर में तो 2-2, 3-3 बार पूछा जा चुका है। यानी कि अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मान करके चलिए 5 से 6 नंबर या 5 से 10 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है, बिल्कुल गारंटीड आपको पाना ही पाना है। क्लियर? चलिए आते हैं अब सीधे आंसर पर। आंसर है क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन को, डिफाइन इसको सिर्फ हम लोग करेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसके आगे के जो और इससे रिलेटेड जो और वीडियोज़ हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन को। और इसका रीज़न हम आपको पहले बता चुके हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको बोरिंग ना हो, इसलिए हम इसको अलग अलग सेगमेंट में करवाएंगे। पहले में आपको डेफिनेशन, दूसरे में डेरिवेशन और तीसरे में नस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें कई बार आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि या फिर डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ को डिफाइन करने के लिए आपसे बार बार पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल इसी वीडियो को देख करके इसी वीडियो के आंसर को आप लोग लिखेंगे। अगर आप लोग को भी स्क्रीन को रोक करके अगर लिखना नहीं है तो बिल्कुल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक दिया गया है, डाउनलोड करिए और मज़े से एकदम बिल्कुल आराम से बैठ के पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो द कंक्लूजन डेराइव्ड फ्रॉम द NST। याद रखिएगा, द कंक्लूजन का मतलब होता है बिल्कुल एकदम निचोड़, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं निष्कर्ष।
कहाँ से लाया गया है ये निष्कर्ष? तो डेराइव्ड फ्रॉम द एनएसटी, यानी कि एनएचटी, जिसका फुल फॉर्म आपके स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा। एनएसटी का मतलब होता है नस्ट हीट थियरम। नस्ट हीट थियरम, नस्ट की स्पेलिंग है NERST, आप लोग इससे परिचित होंगे इसके पहले। नस्ट हीट थियरम यानी कि एनएसटी, इसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। एनएसटी क्या है इसको हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। द कंक्लूजन डेराइव फ्रॉम द एनएसटी, यानी कि एनएसटी से जो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि नस्ट हीट थियरम जो बताता है और उसका जो निचोड़ है, देखिए कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया, इसका मतलब उसका जो निचोड़ होता है, उसका जो निष्कर्ष होता है, आर कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताइए क्या इसमें आपको हार्ड लगा? कुछ भी हार्ड लगा? बिल्कुल हार्ड नहीं लगा, याद हो गया तुरंत के तुरंत कि एनएसटी का जो निचोड़ होगा, एनएसटी को जब खूब तेज़ी से पकड़ के निचोड़ेंगे तो निचोड़ने के बाद जो बिल्कुल एक अमृत निकलेगी, समझिए जो कंक्लूजन निकलेगा, अमृत को हम यहाँ पे कंक्लूजन बोल सकते हैं। कंक्लूजन जो निकलेगा उसे ही बोला जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल याद हो गया होगा कि एनएसटी का जो कंक्लूजन होता है, एनएसटी को डिराइव्ड करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसे ही बोला जाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम, या हिंदी में बोले तो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। क्लियर है? याद हो गया होगा। अब चलिए, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो एनएसटी का निचोड़, सीधे सीधे बोले तो एनएसटी का निचोड़, द कंक्लूजन डेराइव्ड फ्रॉम द एनएसटी, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनएसटी, एनएसटी क्या कहता है एक्चुअल में? अगर देखा जाए एनएसटी है क्या चीज़, तो एनएसटी जो है वो कोई बहुत बड़ी तीर नहीं है, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनएसटी बहुत ही आसान सी चीज़ है, डेल्टा सीपी। बहुत ही सिंपल सी चीज़, शायद इसके पहले आप लोग डेल्टा सीपी का नाम सुने हों, अगर थोड़ी बहुत भी पढ़े हों तो। अगर नहीं जानते तो बिल्कुल घबराइए मत, आने वाले 3-4 वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने होगी एकदम। सीपी क्या होता है वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, सब कुछ क्या होता है आपके सामने होगा। आप सामने ही नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, अच्छे तरीके से फिट करेंगे, निकलेगा नहीं कभी, बस आप बने रहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनएसटी, एनएसटी क्या कहता है? डेल्टा सीपी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेल्टा सीपी इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट्स इट। यही एनएसटी कहता है। सिंपल सी एक लाइन आपको याद कर लेना है कि अकॉर्डिंग टू एनएसटी डेल्टा सीपी इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ पे डेल्टा सीपी क्या है, 0 क्या है, ये सब हो क्या रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, डायरेक्ट कैसे आ जा रहा है? तो बिल्कुल घबराइए मत, कल इसका डेरिवेशन आपके सामने होगा, बस शर्तें आगे देखते हैं। इट मीन्स एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, याद रखिएगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इसका नाम अब आप लोग इसके पहले सुन चुके होंगे कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पे एनएसटी कह रहा है कि भैया अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो, तो हीट कैपेसिटी, ये जो अभी आपको बार बार सीपी 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 सुनाई दे रहा था, ये सीपी कुछ नहीं है, इसका नाम है हीट कैपेसिटी। इसका नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। क्या नाम है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी, सीपी को हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये जो हीट कैपेसिटी है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, आप प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट का 0 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, याद रखिएगा माइनस लगा हुआ है, माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट विल बी 0। अब ये क्या माजरा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये जो डेल्टा सीपी है ना, तो डेल्टा सीपी को बोला जा रहा है, सिंपल सा याद रखिए, सीपी माइनस सीपी इक्वल टू 0। डेल्टा सीपी का मतलब सीपी माइनस सीपी इक्वल टू 0, एक बार प्रोडक्ट एक बार रिएक्टेंट। सीपी का मतलब है हीट कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो उसे ही हम लोग बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी, पूरी टोटल जो हीट कैपेसिटी है वो 0 है। अगर ऐसा है तो इसे ही बोला जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि टोटल हीट कैपेसिटी अगर 0 है तो 0 है, लेकिन कब 0 है? एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल 0 होना चाहिए, यानी कि केल्विन में भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 केल्विन होना चाहिए, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अगर ऐसा है तो उसे ही बोला जाएगा, उस केस में अगर ये 0 है तो बोला जाएगा वही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और ये कैसे आया तो याद रखिएगा, डेल्टा सीपी इक्वल टू होता है सीपी प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट का हीट कैपेसिटी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस जो 0 होना चाहिए, वही यहाँ पर लिखा गया है। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट विल बी 0। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, यानी कि प्रोडक्ट का हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट का हीट कैपेसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी 0 होगा, तो उसे ही बोला जाएगा
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। और ये कौन बोल रहा है, ऐसा कौन प्रूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एनएसटी प्रूव करेगा। कब प्रूव करेगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेगा। ठीक है। सिमिलरली लिमिट, ये देखिए यहाँ पे जो टी लिखा गया है, टी का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे टाइम है, टाइम नहीं यहाँ पे वही बात एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि लिमिट टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा एस। अब एक और टर्म आ गया, अभी तो चलिए सीपी था तो सीपी समझ में आ गया कि हीट कैपेसिटी है। अभी डेल्टा एस क्या चीज़ है, तो डेल्टा एस कुछ नहीं है सिवाय एंट्रोपी के। एंट्रोपी का नाम आप लोग सुने होंगे, इसके पहले एंट्रोपी के बारे में जानते भी होंगे, क्लास 12 से ही आपको पढ़ाया गया होगा एंट्रोपी और एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी आप लोग जानते हैं हीट, एक तरह की हीट ही होती है एंथैल्पी। लेकिन एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी अगर नहीं पता है तो इसको पहले समझ लीजिए। एंट्रोपी हम लोग किसे कहते हैं, तो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एंट्रोपी क्या है। पहले बता देता हूँ, ये जैसे मान लीजिए कोई अगर सब्सटेंस है, सब्सटेंस में मान लीजिए मैं वाटर ले लेता हूँ। वाटर मान लीजिए एक मेरे पास ये बर्तन है, इस बर्तन में वाटर ऐसे भरा हुआ है और ये वाटर के इसके अंदर पार्टिकल्स है। ये सब्सटेंस के अंदर मैंने ले लिया, मतलब एक बर्तन के अंदर वाटर मान लीजिए रखा हुआ है और इसके वाटर के यहाँ पे H2 यानी कि ये पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है। अभी मान लीजिए इसके बाद एक और हम बर्तन लेते हैं, इसमें भी वाटर ही रखा गया है, लेकिन इसको यहाँ से थोड़ा सा हीट दिया जा रहा है, नीचे से। तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मूव करेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते रहेंगे। आप लोग कभी अगर पानी उबाले होंगे, खाना बनाए होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे कि जब हम लोग सारे मटेरियल को डाल देते हैं, मान लीजिए सब्जी बनाना है, सब्जी में सारे मटेरियल्स को हम लोग डाल दिए, तो बिल्कुल अभी हम लोग उसको जलाए नहीं है, गैस को ऑन नहीं किया गया है, जलाया नहीं गया है, तो उस टाइम और एक बार जब आप लोग गैस को जला देंगे, बिल्कुल एकदम उबलने लगेगी सब्जी, उस टाइम दोनों सिचुएशन में डिफरेंस होगा। यानी कि मान लीजिए वाटर पहले से एकदम बिल्कुल रखा गया है, अस्थाई है, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स है बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, तो क्या सिचुएशन होगी। और एक बार अगर वाटर को हीट किया जाता है तब इसके पार्टिकल्स जो है मूव करेंगे अंदर, तब क्या सिचुएशन होगी, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एंट्रोपी कम होगी, यहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आया कि एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी कुछ नहीं है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इसी का डिसऑर्डर होना या रीअरेंज होना या डीअरेंज होना, यानी कि इन पार्टिकल्स का इधर उधर बिखर जाना, इधर उधर होना ही एंट्रोपी होता है। सीधा सा समझिए, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर किस ऑर्डर में है, एकदम बिल्कुल कितना इधर उधर है, यानी कि अच्छे तरीके से अरेंज्ड नहीं है, उसे ही बोला जाता है उसकी एंट्रोपी। यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से अरेंज है तो यहाँ पर एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर हीट दे दिया गया, तो हीट देने की वजह से जितने भी पार्टिकल्स थे सब के सब इधर उधर मूव करने लगे, बिल्कुल उबलने लगे। तो बताइए कि सभी पार्टिकल्स इधर के उधर हो गए, जहाँ पर पहले से बैठाया गया था, उसको रखा गया था, वहाँ पर नहीं है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी क्या है जनरली कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसी का डिसऑर्डर हो जाना, यानी कि इधर का उधर हो जाना, छित्तिर बित्तिर हो जाना ही क्या है, एंट्रोपी है। एक और मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एंट्रोपी क्या होता है। आपका जो रूम होगा, जिस रूम में भी आप बैठे हुए जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या किए होंगे, अपने रूम को पूरी तरह से खूब एकदम सजा करके रखे होंगे, एकदम सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम व्यवस्थित होंगी, जो जहाँ है वहाँ होना चाहिए, बिल्कुल मतलब हर एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से अपने रूम में सजा करके रखे होंगे। तो अभी क्या है, एंट्रोपी बिल्कुल कम है, यानी कि ना के बराबर है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई अगर शैतान बच्चा आपके रूम में आ जाए और पता चला 5 मिनट के अंदर जितना भी आप खूब एकदम अच्छे तरीके से सजा के रखें, कोई आएगा देखेगा कहेगा वाह किसका कमरा है, पता चला कि वो लड़का एकदम बिल्कुल आपके रूम को तहस का नहस कर दिया, उस केस में क्या हो जाएगा, सारी सामान जो पता चला ऊपर रहनी चाहिए अलमारी में, वो आ गई फर्श पर, जो फर्श पर होना चाहिए वो पता चला पहुँच गई अलमारी में। अगर ऐसा हो जाए, यानी कि सब कुछ तहस का नहस आपके रूम में हो जाए, सारी सामानें बिखर जाएँ, तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि डिसऑर्डर हो गई हैं चीज़ें। तो डिसऑर्डर होने पर उसी को ही डिसऑर्डर होना ही एंट्रोपी होती है, तो वहाँ पर एंट्रोपी जो होगी आपके रूम की वो बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं एंट्रोपी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम लोग किसकी एंट्रोपी की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री जानते हैं तो चलिए बात करते हैं आगे की। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे लिमिट टी टेंड्स टू 0, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर नेगेटिव एंट्रोपी यानी कि माइनस डेल्टा एस, नेगेटिव एंट्रोपी भी जीरो और पॉजिटिव एंट्रोपी भी जीरो, यानी कि माइनस डेल्टा एस इक्वल टू जीरो एंड प्लस यानी कि डेल्टा एस इक्वल टू भी जीरो होगा। ये चीज़ है क्या, इसको हम लोग नीचे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम दिस रिलेशन द एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
इस रिलेशन से हमको ये बात पता चलती है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एंट्रोपी भी जीरो है और यहाँ पर पॉजिटिव एंट्रोपी भी जीरो है और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है। तो इन दोनों रिलेशन से हमको ये पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो होगी वो रिएक्टेंट की एंट्रोपी के बराबर होगी। किस केस में? जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो तो एंट्रोपी क्या होगी? बिल्कुल प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की बिल्कुल सेम होगी। ये कैसे? तो वही बात सेम यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर वाटर ही है, वाटर को फिर से लेते हैं। वाटर मान लीजिए एक बर्तन में वाटर है, दूसरे बर्तन में फिर से वाटर है, वाटर मान लीजिए या फिर कोई और प्रोडक्ट मान लीजिए, और दोनों को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रखा गया, यानी कि T इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी है, जीरो टेम्परेचर पर भी है। तो ये बताइए अगर टेम्परेचर ही नहीं होगा तो जैसी बात है कोई रिएक्शन होना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे सब के सब बिल्कुल जमे हुए पड़े होंगे। जब जमे हुए पड़े होंगे तो जैसा ये है वैसा ये है, ठीक है, जैसा ये है वैसा ये है। यानी रिएक्टेंट इसको बोल सकते हैं, इसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में आप वाटर को लिए हुए थे और वाटर को भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कर दिए और इसको थोड़ा सा रिएक्शन करवा के मान लीजिए आप किसी और केमिकल से रिएक्शन करवा के इसको मान लीजिए कोई और दूसरा प्रोडक्ट आप बना लिए वाटर से। तो बनाने के बाद इसको भी अगर आप लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसकी भी जो एंट्रोपी, इसके भी जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल जैसे इसके होंगे वैसे ही इसके भी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो हो गया है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो हो गया है, जिसकी वजह से दोनों के जो पार्टिकल्स होंगे वो इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। जब मूव ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है एक जगह पर स्थिर होंगे, एक जगह पर स्थिर होंगे, मतलब एंट्रोपी बिल्कुल सेम होगी। सीधा सीधा याद रखिए कि रिएक्टेंट की जो एंट्रोपी होगी वो प्रोडक्ट की एंट्रोपी के इक्वल होगी। कब? जब टेम्परेचर जो होगा वो एब्सोल्यूट जीरो होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। इसका एक और कंक्लूजन है, ये पूरा आप लोग लिखेंगे। आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है कि डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा जितना भी आज वीडियो में हम करवाने जा रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट में पूछता है, अगर मान लीजिए शॉर्ट में सिर्फ पूछ देता है कि डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको सिर्फ यहाँ तक, ये जो यहाँ पे बना हुआ है यहाँ तक अगर आप लोग लिख करके छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। तो कंक्लूजन इसका ये है कि थर्ड लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एंट्रोपी ऑफ ऑल द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यानी कि जो एंट्रोपी होती है, किसकी एंट्रोपी? परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जितने भी क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल वाले सब्सटेंस हों और परफेक्टली क्रिस्टल हो, यानी कि पूरी तरह से क्रिस्टल हों, उनमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल पूरी तरह से क्रिस्टल वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन सभी की एंट्रोपी जो होती है विल बी जीरो, जीरो होगी, जीरो होगी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो एंट्रोपी होगी सभी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, जितने भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उन सभी की एंट्रोपी जीरो होगी, जीरो होगी। यही बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिर्फ एक कंडीशन के साथ बोलता है कि भैया जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस में भी 273 केल्विन होता है, याद रखिएगा 273 केल्विन होता है, लेकिन ये केल्विन भी जीरो होना चाहिए, यानी कि 0 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 केल्विन होना चाहिए। अगर ऐसा है इट मीन्स दैट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, और अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तो ये सारी घटनाएं घटेंगी जो भी अभी आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा एकदम बीएससी का पूरा एकदम करवाया गया है आपको, जाकर के आप लोग चैनल पर चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से। और एक बार अगर आप लोग पढ़ करके देखिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके देखिए, अगर आपको लगे कि अगर कोई कमी है या फिर अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।